हेलो डॉक्टर्स। ये मेरे यानी डॉक्टर समीन मंसूरी के मेटाफोरिकल मीनिंग ऑफ माइंड रूब्रिक्स का 32nd वीडियो है। इस वीडियो में दो रूब्रिक्स हैं: डिल्यूजन्स, इमेजिनेशंस, हेलुसिनेशंस, इल्यूजन्स, कॉन्शियसनेस बिलोंग्स टू अनदर और बॉडी कॉन्शियसनेस वर आउटसाइड ऑफ हिज एंड वन इज अ रोबो। और इन दोनों में एलुमिना दवाई कॉमन है। पहला रूब्रिक डॉक्टर केंट की रेपर्टरी में दिया गया है और इसी फीलिंग को डॉक्टर रॉबर्ट्स की बुक सेंसेशंस एज इफ में बॉडी कॉन्शियसनेस वर आउटसाइड ऑफ हिज की तरह दिया गया है, जबकि दूसरा रूब्रिक डॉक्टर रॉजर मॉरिसन ने इंट्रोड्यूस किया है। डिल्यूजन्स, इमेजिनेशंस, हेलुसिनेशंस, इल्यूजन्स, इन चारों टर्म्स के डिफरेंसेस को मैंने अपने हायोसैमस के वीडियो डिल्यूजन्स, चेजिंग एंड ड्राइविंग पिकॉक्स में एक्सप्लेन किया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। कॉन्शियसनेस, इस शब्द का मतलब है जागी हुई अवस्था, जिसमें हमें यह अच्छी तरह से पता होता है कि हमारी लाइफ में और हमारे आसपास क्या हो रहा है। एक कॉन्शियस व्यक्ति अपने होशो हवास में होने के कारण अपने आप को और आसपास के इवेंट्स को ऑब्जर्व करता है, हालातों में होने वाले चेंजेस नोटिस करता है और इसी जानकारी को एनालाइज करने के बाद उचित फैसले लेता है। बिलोंग, इस शब्द का मतलब है किसी चीज़ का राइटफुल ओनर होना। जब कोई चीज़ आपको बिलोंग करती है तब इसका मतलब है कि आप उस ऑब्जेक्ट के मालिक हैं, यानी वो चीज़ आपकी और आपकी लाइफ का एक हिस्सा है। अनदर, ये शब्द किसी दूसरे या अन्य व्यक्ति, चीज़ अथवा समय के लिए यूज़ किया जाता है। आउटसाइड ऑफ हिज बॉडी, इस टर्म का मतलब है कि पेशेंट के शरीर में होने की बजाय बॉडी के बाहर होना, यानी किसी और जगह पर मौजूद होना। रोबो या रोबोट, ये वो मशीन है जिसमें 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। पहला, ज़्यादातर रोबोट्स इंसानों जैसे दिखते हैं, लेकिन उनमें ह्यूमंस की तरह जज्बात या फीलिंग्स नहीं होते, मतलब वो इमोशनली ड्राई होते हैं। दूसरा, रोबो एक ऐसी मशीन है जिसे हमेशा कोई ह्यूमन कंट्रोल करता है। इसका मतलब है कि रोबो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता और इसलिए वो एक गुलाम या स्लेव होता है जो सिर्फ अपने मालिक के आदेशों के अनुसार ही काम कर सकता है। और तीसरा, मशीन होने के कारण रोबो हर काम एक फिक्स्ड तरीके से और ऑटोमेटिकली करता है, मतलब जैसे ही उसे कमांड दिया गया या उसे ऑन किया गया तो रोबो अपने अंदर प्रोग्राम्ड किए गए इंस्ट्रक्शंस के अनुसार अपना काम रूटीन तरीके से करना शुरू कर देता है। तो इस रूब्रिक डिल्यूजन्स, इमेजिनेशंस, हेलुसिनेशंस, इल्यूजन्स, कॉन्शियसनेस बिलोंग्स टू अनदर को लिटरली समझें तो एलुमिना पेशेंट को यह गलतफहमी हो जाती है कि उसका सेंस ऑफ अवेयरनेस किसी और के पास है। लेकिन इस रूब्रिक को मेटाफोरिकली समझें तो एलुमिना पेशेंट को ये लगने लगता है कि उसकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसकी पूरी जानकारी उसे नहीं बल्कि किसी और को है। इसी तरह डिल्यूजन्स, इमेजिनेशंस, हेलुसिनेशंस, इल्यूजन्स, वन इज़ अ रोबो को लिटरली समझें तो एलुमिना पेशेंट को ये लगता है कि जैसे वो एक मशीन की तरह दूसरों की गुलामी कर रहा है। इस रूब्रिक को भी मेटाफोरिकली समझें तो एलुमिना पेशेंट को ये लगता है कि इंसान होते हुए भी वो एक मशीन है जो अपने मालिक के इशारों पर ऑटोमेटिकली काम करता है। एग्जाम्पल 1, 20 साल का लड़का बैकएक की दवा लेने अपनी मम्मी के साथ आया। जब पेशेंट से उसके पेन का ओडीपी पूछा गया तब वो बोला, डॉक्टर आप मेरी मम्मी से पूछिए, उनको मेरे बारे में मुझसे ज़्यादा मालूम है। मुझसे जुड़े हुए सवालों का जवाब मेरी मम्मी ज़्यादा अच्छी तरह से दे सकती है।
जब पेशेंट को बताया गया कि उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में उसको ही पहले बताना होगा, तब भी वो बोला, डॉक्टर मुझे अपने आप के बारे में कुछ खास मालूम ही नहीं है। जो कुछ भी मैं खुद के बारे में जानता हूँ वो भी मेरी मम्मी ने ही मुझे बताया है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप मेरी मम्मी से पूछिए। इस पर पेशेंट की मम्मी फाइनली बोली, डॉक्टर ये ऐसा ही है। अक्सर कभी मैं इससे पूछूं कि आज खाने में क्या बनाऊं, तो बोलता है, मम्मी आप मेरी पसंद नापसंद को मुझसे बेहतर जानते हो, इसलिए जो आपको सही लगे वो खाना बना दो। फिर पेशेंट की मदर बोली, इसे पिछले 6 महीनों से लोअर बैक में अक्सर दर्द होता है। जब भी पेशेंट को बैक पेन होता है तब वो ज़ोर ज़ोर से चीखता है, और जब तक दवा से दर्द कम नहीं होता तब तक उसका चिल्लाना बरकरार रहता है। जब हम इसे दवा के लिए दोबारा एलोपैथ के पास ले जाने लगे तब इसने बोला कि नहीं, वो डॉक्टर ब्लड टेस्ट बोलेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। डॉक्टर, ये लड़का खून देखकर अपसेट हो जाता है, इसलिए हम इसे आपके पास ले आए। अगर आप इसे बिना कोई ब्लड टेस्ट एडवाइस किए दवा दे सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। इतना ही नहीं, इसे छुरी चाकू से भी प्रॉब्लम होती है, इसलिए आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यह ब्रेड पर बटर और जैम लगाने के लिए भी चम्मच का इस्तेमाल करता है। हमने कहा है कि बटर नाइफ तो ब्लंट है, लेकिन फिर भी वो कहता है, नहीं मुझे नाइफ्स से दूर रहना है। इस डर की वजह हम नहीं जानते, लेकिन हाँ, इसे ये प्रॉब्लम तो बचपन से है। ऑब्जर्वेशन, जब पेशेंट की मम्मी ये हिस्ट्री दे रही थी तब पेशेंट चुपचाप बैठा हुआ था। फिर पेशेंट की मम्मी बोली, घर पर कोई मज़ेदार मूवी चल रही हो या खाने में सबका मनपसंद गाजर का हलवा बना हो, ये बस ऐसे ही बैठे रहता है जैसे इसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अगर हमने इससे पूछा कि मूवी कैसी थी तो कहता है कि क्या है, जैसी दूसरी फिल्में होती है वैसी ही थी। इसी तरह हलवे के बारे में पूछा तो बोला, ठीक है, अब बना है तो खा लिया, नहीं बनता तो भी चलता। इतने में पेशेंट की मम्मी के मोबाइल पर कॉल आया और वो बोली, डॉक्टर हमें जाना पड़ेगा, घर में हस्बैंड के कुछ मेहमान आने वाले हैं। फिर माँ ने पेशेंट से कहा, बेटा तुम्हें अपनी प्रॉब्लम के बारे में कुछ भी बोलना है तो अभी बोल दो, हमें 15 मिनट में निकलना है। ये सुनकर पेशेंट का चेहरा टेंशन से भर गया। वो तुरंत बोला, मम्मी हम इतने कम समय में घर कैसे पहुँचेंगे? रास्ते में ट्रैफिक मिलेगा तब हम क्या करेंगे? वक्त पर नहीं पहुँच पाए तो फिर क्या होगा? इस पर पेशेंट की मम्मी बोली, अरे तेरी यही प्रॉब्लम है, मेहमानों के आने तक हम घर पहुँच जाएंगे। डॉक्टर, ये भी इसका एक इशू है। जैसे ही इसे बोलो कि इतने टाइम में काम करना है तो इसका टेंशन शुरू हो जाता है। पेशेंट की मम्मी बोली, एक काम करो बेटा, मैं चलती हूँ, तुम यहीं रुको और दवा लेकर घर चले आना। इस पर पेशेंट बोला, नहीं मम्मी, मुझे यहाँ अकेले छोड़कर मत जाओ। आपको मालूम है ना कि अकेले में मेरी कैसी हालत हो जाती है। आप चली गई और यहाँ मेरे साथ कुछ हो गया तो? अकेले आते समय कहीं मेरा पैर पत्थर से टकरा गया तो? या फिर अकेले रास्ता क्रॉस करते वक्त मैं सामने से आ रही गाड़ी नहीं देख पाया तो? और ऐसे में अगर मैंने खुद को ज़ख्मी कर लिया तो फिर मैं किसे मदद के लिए बुलाऊंगा? ऊपर से मेरे बारे में आपको ही सारी बातें बतानी है, तो फिर मैं यहाँ अकेले क्या करूँगा? इसलिए मम्मी, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप भी मेरे साथ यहाँ रुको, या फिर हम कल आकर मेरी दवा ले जाएंगे। फिर पेशेंट बोला, डॉक्टर साहब मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप मम्मी को रुकने के लिए कहिए, या फिर अगर मेरा केस टेकिंग हो गया है तो मुझे अभी इसी वक्त दवा दे दीजिए ताकि मैं अपनी मम्मी के साथ घर जा सकूँ। तो इस केस में पेशेंट ने अपने बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसे यह लगता है कि उससे जुड़ी लगभग हर बात उसकी मम्मी उससे बेहतर जानती है। मतलब पेशेंट के अनुसार वो खुद के बारे में बिल्कुल अनअवेयर है और इसलिए उसे अपनी बीमारी के सिम्टम्स की भी कोई जानकारी नहीं है। जब इंसान कॉन्शियस होता है तब वो अपने आप को भी ऑब्जर्व करता है ताकि वो खुद के बारे में अवेयर रहे। लेकिन यहाँ बीमारी हो या मनपसंद खाना, पेशेंट के मुताबिक उसे खुद के बारे में लगभग कुछ भी नहीं पता। इसलिए पेशेंट डॉक्टर को भी यही कहता है कि उसकी प्रॉब्लम के बारे में उसकी मम्मी से सवाल पूछा जाए, क्योंकि उसे अपने बारे में सारी जानकारी भी अपनी मम्मी से ही मिली है। इसलिए ये रूब्रिक है, डिल्यूजन्स
कॉन्शियसनेस बिलोंग्स टू अनदर। बैक पेन के समय पेशेंट चीखता चिल्लाता रहता है, इसलिए ये रूब्रिक है श्रीकिंग ड्यूरिंग पेन इन बैक इन लंबर रीजन। पेशेंट की मम्मी ने बताया कि पेशेंट ना तो खून देख सकता है और ना ही छुरी चाकू यूज कर पाता है। वो ब्लंट बटर नाइफ की जगह भी स्पून यूज करता है, इसलिए ये रूब्रिक है ब्लड और अ नाइफ कैन नॉट लुक एट। पेशेंट को किसी भी मनमोहक फिल्म या खाने में कोई दिलचस्पी महसूस नहीं होती। फिल्म अच्छी हो या बुरी, खाने के लिए हलवा हो या ना हो, इससे पेशेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ये रूब्रिक है इंडिफरेंस एपैथी टू प्लेजर। जब पेशेंट की मम्मी ने कहा कि उन्हें 15 मिनटों में घर पहुंचना है, तब पेशेंट पैनिक करने लगा। ये ऑब्जेक्टिव सिम्टम पेशेंट का ट्रू नेचर दर्शाता है कि जब भी पेशेंट को कोई काम किसी पर्टिकुलर टाइम लिमिट में पूरा करना होता है, तब वो परेशान हो जाता है। इसलिए ये रूब्रिक है एंजाइटी इफ अ टाइम इज सेट। पेशेंट क्लिनिक में अकेले छोड़े जाने से भी डर जाता है, क्योंकि अगर उसे कोई नुकसान हो गया तो वो अकेले कैसे मैनेज करेगा। इसी तरह अकेले रास्ता पार करने पर भी पेशेंट को चोट लगने का डर सताता है। इसलिए ये रूब्रिक है इंजर फियर्स टू बी लेफ्ट अलोन लेस्ट ही शुड इंजर हिमसेल्फ। यहाँ एक बात नोट करें कि पेशेंट अपनी मम्मी को याद दिला रहा है कि वो खुद अकेले नहीं रह सकता। इसका मतलब है कि पेशेंट को अपने इस फियर के बारे में मालूम है, लेकिन फिर भी वो इस गलतफहमी में है कि उसके बारे में सारी जानकारी सिर्फ उसकी मम्मी को ही पता है। इसलिए यहाँ फिर से डिल्यूजन्स कॉन्शियसनेस बिलोंग्स टू अनदर ये रूब्रिक कंफर्म हो जाता है। पेशेंट अपनी मम्मी और डॉक्टर दोनों से हाथ जोड़कर विनती करता है ताकि उसकी मॉम उसे अपने साथ ले जाए और डॉक्टर उसके लिए दवा उसी समय प्रिस्क्राइब कर दें। इसलिए ये रूब्रिक है प्रेइंग फर्वेंट। फर्वेंट में पेशेंट अपने इमोशंस को बहुत सीरियसली और ईगरली यानी बेहद गंभीरता तथा उत्सुकता के साथ एक्सप्रेस करता है। एग्जाम्पल 2। 35 साल की शादीशुदा महिला अपने पति के साथ आई। पहले पति चेयर पर बैठा और वाइफ खड़ी थी। जब पति ने पत्नी को कहा कुर्सी पर बैठो, तब वो बैठ गई। जब पेशेंट से उसकी तकलीफ के बारे में पूछा गया, तब वो अपने पति को देखने लगी। जब हस्बैंड ने कहा अब डॉक्टर को बोलो क्या तकलीफ है, तब पेशेंट बोली कि उसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस की तकलीफ है। हस्बैंड के इस बिहेवियर को देखकर उसे कैबिन के बाहर बैठने के लिए कहा गया और उसके बाद वाइफ ने केस डिटेल्स बताना शुरू किया। वो बोली, डॉक्टर, ये दर्द किसी भी वक्त होने लगता है। दवा लेने पर इन जोड़ों का दर्द ठीक रहता है, लेकिन इस दर्द के समय मुझे यही डर लगता है कि कहीं चलते वक्त मेरा बैलेंस छूट ना जाए या मेरे हाथ की पकड़ ढीली होने के कारण चीज़ें मेरे हाथों से गिर ना जाएं। ऐसा 2 बार हो चुका है और इसलिए मुझे इस बात की चिंता रहती है। फिर पेशेंट बोली, डॉक्टर, घर में मेरी फैमिली मुझे सिर्फ एक मशीन की तरह ट्रीट करते हैं, जहां इनका काम सिर्फ हुक्म देना है और मेरा काम है बिना कोई सवाल किए उसे पूरा करना। हस्बैंड हो या बच्चे घर में आते ही बोलेंगे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए लाओ, तो मेरा यही काम है कि उनके लिए खाना बनाओ और उन्हें टेबल पर ला कर दो। भोजन के बाद मेरा काम है उनकी प्लेट्स किचन में धोना और सही जगह पर रखना। ऐसा लगता है जैसे मेरी लाइफ में सिर्फ इन लोगों की गुलामी और चाकरी करना ही लिखा है। अब तो ऐसा हाल हो गया है कि मैं भी इन लोगों के लिए वही रूटीन काम करती हूँ, लेकिन मुझे इनसे कोई जज्बाती लगाव महसूस ही नहीं होता। ये लोग बस ऑर्डर देते रहते हैं और मुझे वो काम पूरा करना होता है। मैंने हमेशा अपना काम अच्छी तरह से किया है, लेकिन अब इन लोगों के लिए मेरे मन में कोई फीलिंग्स नहीं है। इसलिए अब अगर ये मेरे काम या मेरे खाने की तारीफ भी करते हैं तो मेरा रिएक्शन ऐसा होता है जैसे कि मुझे कुछ महसूस ही नहीं हुआ है। बस इनका खाना ख़त्म हो जाए, अब मुझे बर्तन धोने हैं, दैट्स इट। फिर पेशेंट बोली, डॉक्टर, अपने मैके जाने पर मुझे बहुत अच्छा लगता है।
वहाँ इतना सुकून मिलता है कि क्या बताऊँ। काम का टेंशन भी नहीं और बस आराम ही आराम। मन करता है वहीं रह जाऊं और अपने ससुराल कभी वापस ना आऊं। लेकिन ऐसा मुमकिन थोड़े ही है। मैके से ससुराल आते ही यही टेंशन होने लगती है कि अब पता नहीं पति क्या कहेंगे, घर में कितना काम करना पड़ेगा और न जाने कब तक इन लोगों की गुलामी करनी पड़ेगी। कभी कभी तो हिम्मत जुटाकर मन में आता है कि इन लोगों को साफ साफ कह दूं कि अब से अपना काम खुद करो, मैं तुम लोगों की नौकरानी नहीं हूं। लेकिन थोड़ी देर में ऐसा लगता है कि कहीं गुस्से में पति ने घर से निकाल दिया तो, या फिर बच्चों ने ये बातें पड़ोसियों को बता दी तो, इसलिए फिर चुप रहना पड़ता है। ऐसे ही जब जोड़ों में दर्द होता है तब मैं अपनी सारी ताकत लगाकर चलने की कोशिश करती हूँ, लेकिन दर्द बढ़ने पर लगता है कि कहीं हड्डी में फ्रैक्चर हो गया तो, इसलिए इस डर के कारण मैं कोशिश करना छोड़ देती हूँ। लेकिन थोड़े समय बाद जब मेरा डर चला जाता है तब मैं फिर से दर्द के बावजूद चलने का साहस जुटाती हूँ। इन सब से तंग आकर अक्सर सब्जी काटते समय यही इच्छा होती है कि उसी छुरी से खुद को मार डालूं। हालांकि मुझे ऐसे ख्यालों से डर भी लगता है क्योंकि मैं आत्महत्या नहीं करना चाहती। फाइनली पेशेंट बोली, डॉक्टर मैं आपके पास इसी उम्मीद के साथ आई हूँ कि आपकी दवा से मैं ठीक हो जाऊंगी। मैं इस तकलीफ के लिए 3 डॉक्टर्स से दवा ले चुकी हूँ, यही सोचकर कि ये दर्द चला जाएगा। लेकिन जब दवा से फ़र्क नहीं पड़ता तब मैंने उन डॉक्टर्स के पास जाना छोड़ दिया। जब दवा से दर्द जा नहीं रहा है तो फिर उनसे दवा लेने का क्या मतलब। तो इस केस में जब पेशेंट आई तब वो अपने हस्बैंड के ऑर्डर्स ऐसे मान रही थी मानो वो उसकी गुलाम हो। कुर्सी पर बैठने से लेकर अपनी तकलीफ़ों के बारे में बताने तक पेशेंट अपने पति को देखकर उसके आदेशों के अनुसार ही रिस्पॉन्ड कर रही थी। इसी तरह पेशेंट ने बताया कि वो खुद को एक गुलाम समझती है जो एक ही रूटीन काम को फिक्स्ड तरीके से करने के लिए पैदा हुई है। जैसे ही पेशेंट को कोई कमांड दिया जाता है वो उस काम को एक मशीन की तरह पूरा कर देती है। इस मैकेनिकल बिहेवियर के कारण पेशेंट के मन में अपनी फैमिली के प्रति इमोशनल अटैचमेंट भी ख़त्म हो गया है। मतलब वो जज्बाती तौर पर काफ़ी ड्राई और इनसेंसिटिव हो गई है। इसलिए ये रूब्रिक है डिल्यूजन्स वन इज़ अ रोबो। जॉइंट पेन्स के समय पेशेंट को डर लगता है कि वो अपना बैलेंस खो देगी, जिसके कारण या तो वो गिर जाएगी या चीज़ें उसके हाथों से छूट जाएगी, क्योंकि ऐसा पास्ट में हो चुका है। खुद को या चीज़ों को गिरने से बचाने के लिए खुद पर नियंत्रण रखना ज़रूरी होता है, लेकिन दर्द के समय पेशेंट को इसके खो जाने का डर लगता है। इसलिए ये रूब्रिक है फियर ऑफ लूजिंग सेल्फ कंट्रोल। पेशेंट को अपने मैके जाना अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ उसे कंफर्ट मिलता है। इसलिए उसके मन में अपने माता पिता के घर में ही हमेशा के लिए रहने की इच्छा महसूस होती है। ये रूब्रिक होम डिज़ायर्स टू गो या होम सिकनेस नहीं है, क्योंकि होम में प्यार और अपनापन मिलता है, जबकि पेशेंट मैके में मिलने वाली आरामदेह स्थिति में ही रहना चाहती है। इसलिए ये रूब्रिक है बेड डिज़ायर्स टू रिमेन इन। अपने पति के घर में कदम रखते ही पेशेंट को अलग अलग चिंताएं सताने लगती है और उसे नहीं पता कि उन प्रॉब्लम्स का आउटकम क्या निकलेगा। इसलिए ये रूब्रिक है एंजाइटी ऑन एंटरिंग हाउस। यहाँ हाउस वर्ड का मतलब है मकान, जिसमें लोग किसी कारण से एक साथ रहते ज़रूर हैं लेकिन उनमें कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता। इसी तरह पेशेंट को भी अपनी फैमिली से जज्बाती लगाव नहीं है, यानी अपनेपन की कमी है। इसलिए पेशेंट के लिए उसका ससुराल उसके लिए होम नहीं बल्कि सिर्फ हाउस है। पेशेंट अक्सर अपनी फैमिली के खिलाफ बोलने के लिए खुद में हिम्मत जुटाती है, लेकिन डर पेशेंट को ऐसा करने से रोक देता है। इसी तरह दर्द के बावजूद पेशेंट चलने फिरने की कोशिश करती है, यानी वो पेन से लड़ना चाहती है, लेकिन फ्रैक्चर हो जाने का डर पेशेंट के हौसले को तोड़ देता है। जब यह डर कुछ समय बाद चला जाता है तब पेशेंट फिर से खुद को मेंटली स्ट्रांग बनाकर पेन होते हुए भी चलने की एक और कोशिश करती है। इसलिए ये रूब्रिक है
courageous, alternating with fear. चाकू या छुरी देखने पर पेशेंट के मन में आत्महत्या करने के डरावने विचार आते हैं, जबकि वो खुदकुशी नहीं करना चाहती। इसलिए ये रूब्रिक है: सुइसाइडल डिस्पोजिशन, seeing blood or a knife, she has horrid thoughts of killing herself, though she abhors the idea. पेशेंट हर नए डॉक्टर से इलाज शुरू करते समय यही उम्मीद करती है कि वो इस बार ज़रूर ठीक हो जाएगी, लेकिन जब पेशेंट को दर्द में आराम नहीं मिलता है तब उसे लगता है कि ये इलाज तो बेकार है और इसलिए वो उस डॉक्टर से दवा लेना बंद कर देती है। इसलिए ये रूब्रिक है: होपफुल, alternating with discouragement. So to summarize, एलुमिना पेशेंट खुद को दूसरों से ज़्यादा जानकार और स्ट्रॉन्ग समझता है, इसलिए उसे बाकी लोग बहुत ही मामूली और इरिटेटिंग कीड़े मकोड़ों की तरह रेंगते हुए नजर आते हैं। खुद को स्मार्ट समझने की गलतफहमी के कारण पेशेंट दूसरों के मामलों में बिना वजह टांग अड़ाता है और अपनी जिद के जरिए दूसरों की इच्छाओं को पूरा होने नहीं देता। लेकिन जब लोग पेशेंट की बेझिझक बेइज्जती करते हैं तब पेशेंट को ये बात सहन नहीं होती और इसलिए वो बीमार हो जाता है। अब पेशेंट को ये लगता है कि उसके द्वारा लिए गए सारे डिसीजंस उसकी अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं हैं, बल्कि दूसरों की इच्छा के अनुसार लिए गए हैं। इसलिए पेशेंट को ये उलझन भी होती है कि आखिर वो कौन है, एक ग्रेट इंसान या दूसरों के हुक्म का गुलाम। इस समय पेशेंट को लगता है कि कोई उसका साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जो पेशेंट की तकलीफ को समझ सके और जिससे पेशेंट अपना हाले दिल बयान कर सके। इसी कारण पेशेंट कोई भी काम अपने हाथ में लेने से भी डरने लगता है। फाइनली बीमारी के ठीक होने के दौरान भी पेशेंट को यही लगता है कि वो कभी पूरी तरह से अच्छा नहीं हो सकता। Delusions is a great person. Delusions, vermin, seeing vermin crawl about. Meddlesome, obstinate, resists wishes of others. Ailments from scorn. Delusions, head belongs to another. Confusion of mind as to his identity. Forsaken feeling, feels friendless. Fear of undertaking anything. And despair of recovery during convalescence. एलुमिना दवाई के ये दोनों रूब्रिक्स डॉक्टर जार की बुक में दिए गए हैं, तो इनके डिफरेंसेस को समझते हैं। करेजियस, ऑल्टरनेटिंग विथ फियर। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल 2 में बताया, पेशेंट अपने साथ इस रोबो जैसे बिहेवियर के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए खुद को भीतर से स्ट्रॉन्ग बनाती है। ये करेज है, यानी वो मेंटल स्ट्रेंथ जिसके द्वारा इंसान किसी कठिन या खतरनाक सिचुएशन का निडर होकर सामना करता है। लेकिन जब पेशेंट के मन में घर से निकाले जाने या पड़ोसियों को घर के अंदरूनी हालातों का पता चल जाने का डर हावी हो जाता है, तब पेशेंट का ये मनोबल कमज़ोर हो जाता है। इसी तरह पेशेंट दर्द के आगे हार मानने की बजाय खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाती है और चलने का प्रयत्न करती है, लेकिन फिर से हड्डी के टूटने का डर पेशेंट के हौसले को कमज़ोर बना देता है। जब पेशेंट को फियर महसूस नहीं होता, तब वो फिर से करेजियसली चलने की कोशिश करती है। कॉन्फिडेंट, ऑल्टरनेटिंग विथ डिस्करेजमेंट। इस रूब्रिक में कॉन्फिडेंट शब्द का मतलब है खुद पर किसी काम को सफलतापूर्वक करने का यकीन होना। इसे एक्चुअली सेल्फ कॉन्फिडेंस कहा जाता है। तो इस रूब्रिक के अनुसार एलुमिना पेशेंट को खुद पर भरोसा होता है कि वो अपना मकसद सक्सेसफुली अचीव कर सकता है। लेकिन जब उसे असफलता मिलती है तब वो डिसअपॉइंटेड हो जाता है और इसलिए पेशेंट उस गोल को हासिल करने की कोशिश करना छोड़ देता है। एग्जाम्पल: पेशेंट बोला, डॉक्टर, जिस तरह से मैंने प्रैक्टिस किया था मुझे पूरा यकीन था कि इस बार की साइकिल रेस मैं ही जीतूंगा, लेकिन जब मैं फर्स्ट की जगह सेकंड आया तब मुझे इतना बुरा लगा कि उसके बाद से मैंने 3 महीनों तक किसी भी साइकिल रेस में हिस्सा ही नहीं लिया।
3 महीने बाद फिर मैंने दोबारा से साइकिलिंग की प्रैक्टिस शुरू की और अब तो मैं श्योर हूँ कि इस बार मैं ज़रूर फर्स्ट आऊँगा। तो यहाँ पेशेंट को खुद की एबिलिटीज़ पर भरोसा था, यानी पेशेंट कॉन्फिडेंट था। लेकिन नाकाम होने पर पेशेंट ने कुछ समय के लिए रेस में हिस्सा लेना पूरी तरह से छोड़ दिया, यानी पेशेंट हार के बाद डिस्करेज्ड हो गया। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद प्रैक्टिस को दोबारा शुरू करने पर पेशेंट खुद को पहले की तरह कॉन्फिडेंट महसूस करने लगा। तो जहां करेजियस ऑल्टरनेटिंग विथ फियर में पेशेंट के मेंटल स्ट्रेंथ को डर कमज़ोर कर देता है, वहीं कॉन्फिडेंट ऑल्टरनेटिंग विथ डिस्करेजमेंट में पेशेंट का आत्मविश्वास फेलियर्स के कारण कमज़ोर हो जाता है और इसलिए पेशेंट दोबारा कोशिश नहीं करता। लेकिन कुछ समय बाद जब फियर और डिस्करेज्ड वाली फीलिंग्स गायब हो जाती हैं, तब एलुमिना पेशेंट पहले की तरह करेजियस और कॉन्फिडेंट हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इन दोनों रूब्रिक्स के डिफरेंसेस समझ आ गए हैं। मेरे नाइट्रम कार्बोनिकम वीडियो के कमेंट्स में मुझे इस रूब्रिक को एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया था, तो अब मैं इस सवाल का जवाब दे रहा हूँ। एंजाइटी आफ्टर बेदिंग द फीट और एंजाइटी आफ्टर अ फुट बाथ, ये दोनों रूब्रिक्स डॉक्टर केंट की रेपर्टरी में दिए गए हैं और इनमें सिर्फ नाइट्रम कार्ब दवा दी गई है। इन दोनों रूब्रिक्स का मीनिंग सेम है, बेदिंग द फीट और फुट बाथ। इस टर्म का मतलब है किसी व्यक्ति के पैरों को पानी से धोकर उसे साफ करना। ये आमतौर पर घर आए मेहमानों के आने पर किया जाता है। जब मेहमान अपने मेज़बान यानी होस्ट के घर आता है, तब ट्रैवल के दौरान उसके पैरों की गंदगी को धोना अतिथि सत्कार का प्रतीक माना जाता है। इस टर्म को होली बाइबल में भी डिस्क्राइब किया गया है। जीसस क्राइस्ट ने द लास्ट सपर के समय अपने 12 अपोस्टल्स के पैर धोए थे। यह धार्मिक संस्कार जीसस के हम्बलनेस और निस्वार्थ प्रेम को दर्शाता है। इसी तरह हिंदी में एक मुहावरा है, पांव धोकर पीना, जिसका अर्थ है किसी व्यक्ति को मान सम्मान देकर उसकी खूब सेवा करना। यह भी रिस्पेक्ट और सेल्फलेस इमोशनल अटैचमेंट दर्शाता है। तो इन रूब्रिक्स के दो इंटरप्रिटेशंस हैं। पहला, जब नाइट्रम कार्ब पेशेंट अपने आप को गंदा, दूषित या क्रिमिनल यानी गुनहगार मानने लगता है, तब वो दूसरों को मान सम्मान देकर उनकी निस्वार्थ रूप से सेवा करता है। लेकिन फिर भी उसे ये चिंता सताती है कि ऐसा करने के बाद भी सब कुछ ठीक हो जाएगा या नहीं, क्या पता। इसी तरह पेशेंट को ये टेंशन रहती है कि फुट बाथ के बाद भी क्या पता वो पूरी तरह से साफ और स्वच्छ हो गया है या नहीं। दूसरा, जब नाइट्रम कार्ब पेशेंट के पैरों को दूसरे लोग धोते हैं, यानी पेशेंट की रिस्पेक्टफुल खातिरदारी करते हैं, तब पेशेंट को ये चिंता होने लगती है कि जिन लोगों ने उसके लिए इतना सब कुछ किया है उनका क्या होगा। एग्जाम्पल 1, पेशेंट बोला, डॉक्टर, मैंने हमेशा अपने घर के बड़े बुजुर्गों का आदर किया है और उनकी सेवा भी की है, लेकिन पता नहीं क्यों इतनी खिदमत करने के बावजूद मुझे यही लगता है कि क्या मैं अपनी गलतियों के लिए खुद को माफ़ कर पाऊंगा। क्या मैंने अपने एल्डर्स की उनके मन मुताबिक सेवा की है या नहीं? क्या मेरी इस देखभाल के बाद उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी? अब ऐसा होगा या नहीं, ये तो रब ही जाने। तो इस केस में पेशेंट ने अपने एल्डर्स का बहुत ख्याल रखा और इसके बावजूद उसके मन में अनगिनत सवाल हैं जिनका जवाब उसे नहीं मालूम। मतलब रिस्पेक्ट और सेल्फलेस सर्विस के बाद भी पेशेंट अनसर्टेनिटी के कारण अनईजीनेस महसूस कर रहा है। एग्जाम्पल 2, पेशेंट बोला, डॉक्टर, बीमारी में मेरी बहू ने मेरा बहुत ख्याल रखा, लेकिन बदले में मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। मेरे बेटे की डेथ के बावजूद बहू ने मेरी इतनी सेवा की जो शायद मेरी सगी बेटी होती तो भी ना करती। लेकिन फिर भी मुझे फिक्र हो रही है कि मेरी इतनी देखभाल के बावजूद क्या मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा? अगर मैं मर गया तो मेरे जाने के बाद मेरी बहू का क्या होगा? क्या पता मुझे अपनी बहू की दूसरी शादी करवाने के लिए कोई अच्छा लड़का मिलेगा भी या नहीं। कौन एक विधवा से शादी करेगा? और उसके बाद भी क्या मेरी बहू सुखी शादीशुदा जीवन जी पाएगी? तो इस केस में पेशेंट की बहू ने उसे मान सम्मान देकर बेटी से बढ़कर अपना फर्ज निभाया।
इसलिए बहू की इस निस्वार्थ सेवा के कारण पेशेंट को खुद की और अपनी मौत के बाद बहू का क्या होगा इसकी चिंता सता रही है। तो इन दोनों केसेस में नैट्रम कार्ब पेशेंट को खुद से ज़्यादा दूसरों की चिंता लगी रहती है। पेशेंट खुद तो सेल्फलेस होता है और साथ ही अगर कोई इंसान पेशेंट को सम्मान देकर उसकी सेवा करता है लेकिन बदले में पेशेंट से कोई फ़ायदा या फेवर एक्सपेक्ट नहीं करता, तब भी पेशेंट अलग अलग बातों के बारे में फिक्र करता रहता है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे इस एक्सप्लेनेशन से आपको नाइट्रम कार्बोनिकम के ये रूब्रिक्स समझ आ गए हैं। मैंने अपने नाइट्रम कार्ब वाले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप उसे भी रेफर कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो या होम्योपैथी से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो या आप फीडबैक देना चाहें तो मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।